चैप्टर नेम ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग। देखो ये चैप्टर दो पार्ट में कंसिस्ट कर रहा है। पहला पार्ट बात करता है ऑनलाइन बिजनेस का, ई बिजनेस का, और दूसरा पार्ट बात करता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब अपने बिजनेस का मेन एक्टिविटी या अदर देन मेन एक्टिविटी किसी और को करने के लिए देना। इन दो टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर कवर करेगा। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो पहले ई बिजनेस का मतलब बताया। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से बिजनेस करना। तो डूइंग बिजनेस सेलिंग एंड बाइंग, इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको आईटी एक्ट 2000 कवर करता है। इंडिया में एक आईटी एक्ट है, आईटी को लेकर लॉ, ये लॉ कवर करता है इसको। तो कोई भी तुम बिजनेस करो जिसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से काम कर रहे हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, नेटवर्किंग को यूज करते हुए, तो फिर इस चैप्टर में कवर होता है, इस एक्ट में उसको कवर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एक और डेफिनेशन में क्या दिया, ई बिजनेस रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तुम कस्टमर को सर्विस दे रहे हो ऑनलाइन, तो ये वो तुम्हारा ई बिजनेस का मीनिंग। अब यहाँ पे दिया एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस डिफिकल्ट है, ई बिजनेस सिंपल है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा फिक्स एसेट चाहिए, ऑफिस, रूम, शोरूम, गोडाउन, शॉप, बट यहाँ पे कम फिक्स एसेट में काम हो जाएगा, कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस से काम हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स चार्जेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ फिक्स चार्जेस कम है, मतलब मंथली रेंटल वगैरह वो सब। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर मार्केट के एरिया में दुकान खोलना पड़ेगा। ई बिजनेस आप कहीं भी बैठ के करो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मार्केट एरिया में बिजनेस खोलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है और ट्रेडिशनल बिजनेस में, ऑनलाइन में नॉट नेसेसरी। यहाँ पर स्कोप लिमिटेड है। आप कलकत्ता में दुकान खोलते हो तो कलकत्ता में माल बेच पाओगे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो दुनिया के किसी भी कोने में माल बेच पाओगे। ई बिजनेस में रेस्पॉन्स टाइम लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे तुरंत आपका काम होता है ऑनलाइन बिजनेस में। ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम लगता है, यहाँ तुरंत आपका काम होता है। पर्सनल टच बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं है कस्टमर के साथ आपका। यहाँ पे सैंपल वैम्पल चेक करने का ज़्यादा स्कोप है, यहाँ उसका स्कोप कम है ऑनलाइन बिजनेस में। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है ट्रेडिशनल ऑनलाइन बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम है। ट्रेडिशनल बिजनेस सेमी स्किल्ड या लेस स्किल्ड स्टाफ भी संभाल सकता है, बट ऑनलाइन बिजनेस में हाई स्किल्ड स्टाफ चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट ट्रेडिशनल बिजनेस को कम है, ऑनलाइन बिजनेस को गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सपोर्ट करता है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन। अब आया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम। ये बहुत इजी आंसर है। ये आंसर बात करता है कि तुम ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हो, या तुम अगर ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदोगे। सबसे पहले तुमको एक सेलर ढूंढना पड़ेगा, माने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनको ढूंढना पड़ेगा। वहां पे तुमको अपना अकाउंट और पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब वहां रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको वहां पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो प्रोडक्ट बहुत अवेलेबल है, तुमको कौन सा चाहिए। फिर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ एक और आंसर है पेमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, वो 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। सर पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिलीवरी आएगा और तुमको आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगा, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह इफ रिक्वायर्ड, या प्रोडक्ट खराब आया तो रिप्लेसमेंट वगैरह का। तो 6 स्टेप हुआ। यानी सबसे पहले रजिस्टर करो वेबसाइट पे, फिर प्रोडक्ट चूज करो, ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो, गुड्स का डिलीवरी होगा और डिलीवरी के बाद आफ्टर सेल सर्विस मिलेगा। अब यहाँ एक आंसर है पेमेंट के क्या क्या तरीके हैं। तो सर एक तरीका है कैश ऑन डिलीवरी, सर एक तरीका है चेक से पेमेंट करने का, लेकिन आजकल चेक से कोई पेमेंट करता नहीं है, ये इतना पॉपुलर नहीं है। नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल कैश यानी वॉलेट कैश, तुम्हारे पास पेटीएम वगैरह में वॉलेट में पैसा हो तो वहां से पे कर सकते हो। ये सब हो गया पेमेंट के तरीके। अब आता है एक इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर एग्जाम, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। कैसा कैसा ई बिजनेस हो सकता है। एक B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जो बिजनेस कस्टमर को सर्विस देता है उसको B2C सर्विस बोलते हैं। जैसे तुम अमेजोन से सामान मंगा रहे हो तो अमेजोन जो तुमको सर्विस दे रहा है, कॉल
उसका टोल फ्री नंबर, यहाँ पे तुम कॉल करके बात कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वेबसाइट पे। तो अमेजोन जो तुमको सर्विस दे रहा है, फ्लिपकार्ट जो तुमको सर्विस दे रहा है, स्विगी जो तुमको सर्विस दे रहा है एज ए कंज्यूमर, वो हो गया B2C। B2B हुआ जहाँ बिजनेस दूसरे बिजनेस को, B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, B2C माने बिजनेस टू कस्टमर, B2B माने बिजनेस टू बिजनेस जो सर्विस देते हैं। यानी यही अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो दुकानदारों को सर्विस दे रहे हैं, उनका ऑर्डर कलेक्ट करके उनको बताना, उनका डिलीवरी पिकअप करवाना, उनका सामान तुम तक पहुंचाना। नेक्स्ट है इंट्रा बी। इंट्रा बी माने बिजनेस का एक डिपार्टमेंट जब दूसरे उसी बिजनेस के दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू। जैसे मान लो रिलायंस का दिल्ली ऑफिस रिलायंस के कोलकाता ऑफिस को कोई सर्विस दे रहा है, वो गया इंट्रा बी कॉमर्स। और C2C माने कस्टमर टू कस्टमर सर्विस। जैसे तुम्हारा carbecho.com या OLX, ये सब क्या है, कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना माल बेच रहा है। तो ये हो गया स्कोप। अगला आंसर एकदम ज्ञानबाजी है, क्या है ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स? सर सप्लायर को क्या बेनिफिट है और कस्टमर को क्या बेनिफिट है? सप्लायर को बेनिफिट है कि ग्लोबल प्रेजेंस है, कहीं भी माल बेच पाएगा। कॉम्पिटिटिव में उसको एडवांटेज है, जो ज़्यादा ऑनलाइन है उसको कंपटीशन में ज़्यादा एडवांटेज है। तुम कस्टमर के साथ तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हो। तुम्हारा सप्लाई चेन छोटा हो जाता है क्योंकि मिडिल मैन कम हो जाते हैं। डायरेक्ट कस्टमर ऑर्डर प्लेस करा वेबसाइट पे जाके। कंपनी का कॉस्ट सेविंग होता है कि फिक्स कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, रेंट वेंट वो सब कम लगते हैं। और बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलता है। कस्टमर को क्या बेनिफिट है? चॉइस ज़्यादा मिलती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बेटर हो जाती है, तुम अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। तुरंत तुम्हारा आजकल तो ऐसा भी आ गया जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा दो तो एक दिन में भी डिलीवरी करके दे रहे हैं। ब्लिंकिट जैसे आ गया जो 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं। प्राइस भी कम हो गया क्योंकि कंपटीशन मार्केट में आ गया। नया नया प्रोडक्ट, नया नया सर्विसेज लॉन्च होता है इसमें, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये सब आपका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पे कंपैरिजन दिया ऑनलाइन सर्विस और ट्रेडिशनल सर्विस को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, बुराई क्या है? सर यहाँ पर्सनल टच बहुत कम है, आप जानते नहीं हो कौन सी दुकान से आपका सामान आ रहा है, आप तो अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो। डिले इन डिलीवरी, कई बार वो लोग लटका देते हैं, डिले हो जाता है। टेक्नोलॉजी जो लोग नहीं जानते उनको ये काम में बड़ा दिक्कत आएगा, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कस्टमर। रिस्क बहुत है, फ्रॉड बहुत होते हैं। पेमेंट हो गया, माल नहीं आ रहा, माल आ गया, पेमेंट नहीं मिला, हैक हो गया, वायरस आ गया। ह्यूमन रेजिस्टेंस, बहुत लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, तो लोग उतना टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। एथिकल प्रॉब्लम बहुत होती है, दिखा रहा है वेबसाइट कुछ और, आपको बेचा जाता है खराब क्वालिटी का माल। अनएथिकल काम बहुत होते हैं यहाँ पे, फ्रॉडगिरी। तो ये सब प्रॉब्लम्स है इसकी। एक अच्छा ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए बिजनेस? सबसे पहले आपको वेल डिजाइन वेबसाइट चाहिए होगा। आपका वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिसको कस्टमर इजीली समझ सके, वो इजीली उसमें कुछ भी सर्च कर सके और आप रेगुलरली उसको अपडेट कर सको। 3 बात बोला, कस्टमर इजीली सर्च कर सके, प्रोडक्ट इजीली वहाँ पे आप अपलोड कर सको डिटेल्स, और कस्टमर इजीली वहाँ पे ऑर्डर कर सके। एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए आपको, प्रॉपर अच्छा स्पीड, अच्छा मेमोरी, आपको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, सर्वर, पोर्टल, ईमेल्स, ये सब प्रॉपर चाहिए होंगे आपको। आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस डिजिटल नेटवर्क को आप यूज़ करोगे, जैसे एयरटेल या वोडाफोन या जियो, जिसको भी आप नेटवर्क को यूज़ करो वो नेटवर्क बढ़िया होना पड़ेगा। आपको टेक्निकली क्वालिफाइड लोग चाहिए होंगे जिनको टेक्नोलॉजी का जानकारी बहुत अच्छा हो, जो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वायरस वगैरह आ जाए तो दूर कर सके। और आपका पेमेंट सिस्टम बहुत रिलायबल होना चाहिए, जहाँ से आप कस्टमर आपको इजीली पे दे पाए, तुरंत आपके अकाउंट में आए, तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन मिले और फ्रॉड होने का चांस कम से कम। तो ये सब अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा ही बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस में क्या क्या फ्रॉड होने के चांसेस है, रिस्क का बात है। सबसे पहला रिस्क है ट्रांजेक्शन रिस्क। ट्रांजेक्शन रिस्क मतलब सर ऑर्डर प्लेस करने में कई बार डिफॉल्ट हो जाता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, बाद में रिजेक्ट हो गया, वो सब फ्रॉड हो जाते हैं। डिलीवरी का रिस्क, डिफॉल्ट इन डिलीवरी, रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवरी हो गया, रॉन्ग गुड्स डिलीवरी हो गया। डिफॉल्ट इन पेमेंट, आपका अकाउंट से पैसा कट गया बट ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया, तो ये सब प्रॉब्लम होती है।
तो ट्रांजेक्शन रिस्क है, जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑनलाइन वो सही से नहीं हुआ। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, माने वायरस का रिस्क, हैकिंग का रिस्क, ये सब रिस्क भी बहुत है। आपका कंप्यूटर नेटवर्क हैक हो जाएगा, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में मोबाइल में वायरस आ गया जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगा, ये सब फ्रॉड होते हैं। एंड लास्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क, आपका नाम, नंबर, एड्रेस ये सब चोरी हो जाता है या ये सब बेचा जाता है, तो कस्टमर का जो प्राइवेसी है वो हैक हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम बहुत होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहता आपके नाम, नंबर ये सब का, आप तो ओके ओके करके अलाउ कर देते हो। अब आता है नेक्स्ट है आंसर, थ्रेट्स ऑफ ई बिजनेस। क्या क्या थ्रेट्स है? सबसे बड़ा थ्रेट है हैकिंग। हैकिंग मतलब आपका वेबसाइट, आपका कंप्यूटर नेटवर्क कोई हैक कर ले। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है ब्रांड हाईजैकिंग। ऑनलाइन में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी ने देखा वैसा ही दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आपका ब्रांड नेम हाईजैक हो गया, उसी को कॉपी करके कुछ और बना दिया। इम्पर्सनलाइजेशन, कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाता है। ट्रेडिंग फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से कोई ऑर्डर हो गया, आपको पता ही नहीं चला, या लोग डमी अकाउंट बना के ऑर्डर प्लेस कर दिए, कंपनी को नुकसान हो गया। रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ, डोमेन नेम प्रॉपर नहीं रहने में दिक्कत होता है। वायरस का अटैक बहुत ज्यादा है, साइबर क्राइम बहुत होने लग गए हैं आजकल, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर लिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से बचने का तरीका क्या क्या है, सेफ्टी मेजर जो आपको लेना चाहिए। साइबर क्राइम सेल बनाया है गवर्नमेंट, आप वहां पे कंप्लेन करो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो। आप प्रॉपर इंक्रिप्शन, प्रॉपर क्रिप्टोग्राफी करो, मतलब प्रॉपर ओटीपी वगैरह अपना मोबाइल नंबर किसी से शेयर मत करो। डिजिटल सिग्नेचर रखो, माने आपका साइन ऑनलाइन है, पेन ड्राइव वगैरह में डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, उसी के थ्रू ऑर्डर प्लेस करो। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जितना हो सके कम करो, किसी और नेटवर्क के वाया जाके मत ऑर्डर प्लेस करो। जैसे आईआरसीटीसी से आप डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हो, अब आईआरसीटीसी के वेबसाइट से करो। हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन के थ्रू जाके आईआरसीटीसी से भी टिकट बुक करते हैं, हालांकि वो फ्रॉड नहीं है वो, बट फिर भी उसमें रिस्क तो ऑलवेज है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, एक लाइन में समझो, अपने बिजनेस का कोर या फिर नॉन कोर एक्टिविटीज हम किसी और को दे रहे हैं कि तुम परफॉर्म करो मेरे बिहाफ, कोर या नॉन कोर। अब ये कोर और नॉन कोर क्या होता है? मान लो मैं जूता बनाता हूँ, मुझे 1 लाख जूते का ऑर्डर मिला, मुझे पता है मैं 80,000 ही बना पाऊंगा, तो मैंने किसी और को कहा तुम भी 20,000 जूते इसी क्वालिटी के बना के दो शूज, अब मैं अपना स्टैंप लगा के बेचूंगा। तो ये हुआ मेन एक्टिविटी किसी और को करने दे दिया, कोर एक्टिविटी। मेरे को पढ़ाने का मिला ऑप्शन, मुझे पता है मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैंने दूसरे टीचर को बुलाया और कहा कि तुम भी मेरे साथ मिलके पढ़ाओ, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया, ये वाला सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा देगा। तो ये हो गया कोर एक्टिविटी किसी को देना। नॉन कोर मतलब मेरा मेन एक्टिविटी मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, जूता मैं ही बना रहा हूँ, शू मेकिंग मैं ही कर रहा हूँ, बट उसका मार्केटिंग, उसका एडवर्टीजमेंट, उसका बिलिंग, उसका अकाउंटिंग वर्क मैंने किसी और को दे दिया। ये हो गया नॉन कोर एक्टिविटी। तो मैंने अपने बिजनेस के कुछ पार्ट या कुछ एक्टिविटीज किसी और को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी, फिर चाहे वो नॉन कोर भी हो सकता है, इवन कोर भी हो सकता है। आउटसोर्सिंग 2 टाइप का होता है, बीपीओ एक केपीओ। बीपीओ माने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ माने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जब मैंने कहा कि मैंने अपना कॉल सेंटर का काम किसी और को दे दिया, अब एयरटेल वोडाफोन में तुम कॉल करते हो, एयरटेल वोडाफोन तुमको टेलीकॉम सर्विस देती है, लेकिन उनका कस्टमर केयर उन्होंने किसी और को दे दिया, उतना स्टाफ रखने का किसी के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बहुत सारे कॉल सेंटर चलते हैं, उनको काम दे दिया कि ये तुम लोग कर लो। ये हुआ बिजनेस अकाउंटिंग वर्क किसी और को दे दिया। केपीओ में मैंने ऐसा कोई काम किसी और को दिया जहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज लगेगा, जैसे लॉयर का सर्विस, मैंने अपने यहाँ लॉयर को जॉब पे नहीं रखा, एक एलएलबी फर्म है, मैंने उसको काम दे दिया कि ये काम मेरे जब भी कोई कोर्ट केस होगा तुम लोग हैंडल करना। मैंने सीए को अपना अकाउंट को चेक करने का काम दे दिया। ये सब हो गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैंने कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट को अपना कोई दवाई वगैरह, मैं मेडिसिन कंपनी मान लूँ, तो मैंने मेडिसिन बनाने का एक रिसर्च काम किसी और एसोसिएशन को दे दिया कि तुम लोग रिसर्च करके हमको दो इसके ऊपर। तो मैंने ऐसा कोई काम किसी और को दिया जहां प्रॉपर नॉलेज, स्किल्ड नॉलेज लगेगा, तो वो हो गया केपीओ। और नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटीज किसी को दूं, वो हो गया बीपीओ। एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, माने मैंने अपना मेन एक्टिविटी किसी को दे दी,
जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, होटल का हाउसकीपिंग का काम किसी और को दे दिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया। नॉन कोर एक्टिविटीज माने मेरा छोटा छोटा जो अलग अलग काम है, जैसे क्लीनिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, ये सब मैंने कंप्यूटर में मेरे एम्प्लॉय को एजुकेशन देने का काम, ये काम मैंने किसी और को दे दिया। थर्ड पार्टी स्पेशलाइज एजेंसी, मैंने वही कहा लॉयर का काम, सीए का काम, वो मैं किसी और को दे दूँ थर्ड पार्टी, और इस पर फीस होगा। अब आया दुनिया में ये आउटसोर्सिंग का जरूरत क्यों पड़ा, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, मैं अपने मेन एक्टिविटी पर फोकस कर पाऊँ, तो मेरी क्वालिटी बेटर होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा। क्योंकि अब सोचो ये पूरा अगर मैं कॉल सेंटर भी खुद का रखता है एज ए वोडाफोन या एयरटेल, तो उतने स्टाफ का सैलरी, उतना जगह, हेन तेन सब मुझे मैनेज करना पड़ता। और ये काम मैंने एक बीपीओ को दे दिया, वो लोग कर रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट कम हो गया, मुझे ज़्यादा पेमेंट नहीं। एक लॉयर को जॉब पे रखता 10 लाख रुपए साल का लेता हूँ, जब केस आया तब काम दिया, मुझे 4 लाख में लॉयर का काम मिल गया, मेरे पैसे बच गए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है ना, मैं अपने कोर एक्टिविटी पे फोकस कर पाऊंगा, मेरा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, काम में गड़बड़ होगा तो मैं उसका गला पकड़ पाऊंगा। नए नए डेवलपमेंट का मुझे पता चलेगा कि सीए को मैंने काम दे रखा है, तो सीए आगे बताएगा नया रूल, ये आ गया। लॉयर को काम दे के रखा, उसको लेटेस्ट रूल मेरे से बेटर पता होगा। बिजनेस को मैं एक्सपेंशन और ग्रोथ पे ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मेन एक्टिविटी पे होगा। और देश का इकोनॉमी भी बूस्ट होगा, क्योंकि सबको काम मिल रहा है, मेरे कारण और लोगों को काम मिल रहा है। और क्या बेनिफिट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एक्सपर्टाइज नॉलेज मिलेगा, मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा डे टू डे, मेरे कॉस्ट का सेविंग होगा, ये बार बार घुमा फिरा के बोल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी मुझे बेटर मिलेगी, क्योंकि वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वही काम कर रहे हैं। मेरा ह्यूमन रिसोर्स बेटर हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग बेटर मिल पाएगा, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ उनसे इंटरेक्ट करेंगे जो फील्ड के एक्सपर्ट है। ये सब इसका एडवांटेज हो गया। अब दुनिया में 2 टाइप का आउटसोर्सिंग है, बीपीओ और केपीओ। तो बीपीओ का मतलब क्या है, लो लेवल इंडस्ट्री टू डोमेन एक्सपर्टाइज, और यहाँ हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्री टू डोमेन एक्सपर्टाइज। मैंने कहा ना कि मैं ऐसा काम दे रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, थोड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए मैं, तो वो काम देता हूँ। तो बीपीओ जैसे कोई प्रोसेस करना, रिपीटेटिव काम मैं उनको दे दूँ कि अकाउंट्स का एंट्री खाली आप करके ला दीजिए, लेकिन यहाँ पे रिपीटेटिव काम नहीं, मैं हाई लर्निंग वाला काम दे रहा हूँ, जिसमें हाई नॉलेज हाई स्किल लगे। तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, लो आवरली बिलिंग रेट, यहाँ पे हाई बिलिंग्स का काम मैंने किसी और को दिया, तो ये हुआ बीपीओ और केपीओ का मतलब। अब आउटसोर्सिंग में क्या स्कोप है, तो फाइनेंशियल सर्विस किसी को दे दो, एडवर्टीजमेंट का काम किसी को दे दो कि मेरा ऐड का काम तुम देखो, कुरियर का काम मैंने किसी और को दे दिया। जैसे तुम्हारे ये फ्लिपकार्ट लोग करते हैं, ये कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हैं ऑनलाइन, दुकानदार को खबर कर रहे हैं, लेकिन वहां से पिकअप का काम कोई और कुरियर वाला कर रहा है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मैंने कहा ही था, कॉल सेंटर वाला, ये सब हो गया बीपीओ। केपीओ क्या बोला था यहाँ पे, मैं आउटसाइडर को काम दे रहा हूँ हाई एंड नॉलेज वाला, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, ताकि मेरा काम में कोई एरर नहीं है, बहुत स्किल्ड काम लगेगा। जैसे जब यहाँ पे बोले ये हाई एंड बीपीओ, मतलब बीपीओ का ही हाई एंड है। ये बीपीओ में छोटे छोटे काम देता हूँ, यहाँ पे एकदम एक्सपर्टाइज वाले काम दूँ। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम दो, कोर्ट में केस हो गया तो एक लॉयर एजेंसी को काम दे दिया, टैक्स में दिक्कत आ रही है एक सीए को काम दे दिया। जनरली यहाँ पे नॉन कोर काम देता हूँ, कोर काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेचने का काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनमें हाई स्किल है, उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस है, उनको काम दे रहा हूँ। इसका देखो यहाँ पर एडवांटेज बताया, केपीओ का पहले एग्जांपल्स बताया और बीपीओ का एग्जांपल्स बताया। बीपीओ का एग्जांपल हो गया बैंकिंग का काम किसी और को देना, फैक्टरिंग का काम, एडवर्टाइजिंग का काम, कुरियर, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का काम, टेक्निकल सपोर्ट का काम, कस्टमर सपोर्ट का काम, इंश्योरेंस बेचने का काम। लेकिन यहाँ देखो टेक्निकल एनालिसिस का काम, मार्केट रिसर्च का काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, कंटेंट राइटर का काम, एनिमेशन का काम, लीगल सर्विस, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस, कैड कैम का सर्विस, ये सब इसी को दे रहा हूँ। एक और है यहाँ पे टॉपिक, स्मार्ट कार्ड क्या होता है। स्मार्ट कार्ड यानी तुम्हारा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब। तो यहाँ पे मेमोरी रहेगा, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। एक कार्ड होगा प्लास्टिक का पॉकेट साइज कार्ड, जिसमें एक चिप लगा होगा, उस चिप में
मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर होगा जो तुम्हारे डेटा को स्टोर भी करता है, और तुम उस कार्ड को जब भी किसी मशीन में इंसर्ट करो तो वो तुम्हारा पूरा डेटा को कंप्यूटर में शो कर देता है। जैसे हेल्थ केयर कार्ड चलते हैं आजकल, बैंकिंग कार्ड, ये सब एग्जांपल है इसके। इनका यूटिलिटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का काम करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन सारा इनमें स्टोर रहता है, मेरे को पेमेंट वगैरह के टाइम में बहुत हेल्प करता है। ये एग्जांपल इसका सिम कार्ड भी है, एटीएम कार्ड भी है। ये मेरा प्राइवेसी मेंटेन करता है। स्टूडेंट लोग आजकल स्कूल कॉलेज में कार्ड बन गया, उसको दे के ये क्लासरूम में एंट्री मिलेगा। ये सब इसका यूज है। इसका एग्जांपल वही दिया, सिम कार्ड या आपका जो डिजिटल वाला वो जो कार्ड होता है पेमेंट, एटीएम वगैरह कार्ड, सब बैंक वगैरह इशू करती है आपको। ये सब उतना टॉपिक कुछ है नहीं पढ़ने, अलग अलग टाइप का कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये था आपका ये चैप्टर।